तो लास्ट टाइम में हम लोग कहाँ थे? पिछली बार हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? अच्छा, टेस्ट पता है ना तुम लोगों को? जो टेस्ट आएगा तो सैटरडे को शायद तुम्हारा टेस्ट होगा। सैटरडे को टेस्ट होगा। संडे को क्या बोलो? संडे को तुमने बैठे देखो, संडे को टेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो यहाँ पर लोग हैं ना, हम लोग सोचते हैं संडे को छुट्टी नहीं समझे। हमें तो फायदा है संडे को टेस्ट होगा और अच्छी बात है, और संडे को टेस्ट होना भी चाहिए, क्योंकि सारे टेस्ट क्या होते हैं, सभी जगह हर जगह टेस्ट हमेशा संडे को होते हैं। एक चीज़ है। बल्कि जब लास्ट महीना पहुँचेगा तो तुम्हारे लोगों को जो टेस्ट होने लगेंगे वो हम करवाएंगे 2 से 5, सही है? क्योंकि तुम्हारा नीट का जो पेपर होता है वो 2 से 5 होता है। हमें सर हम लोग प्रिज्म की बात कर रहे थे। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो बात करी थी वो करी थी सर इस प्रिज्म की, ठीक है? अब देखो, प्रिज्म में मैंने बोला था, प्रिज्म में एक फार्मूला होता है, डेविएशन का जो फार्मूला था I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, ठीक है? और मैंने इसमें ही निकलवाया था आपको कि R1 प्लस R2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? A के बराबर। मैंने कहा था अगर मिनिमम की बात आएगी तो मिनिमम की कंडीशन होती है I E के बराबर होती है और R1 किसके बराबर होता है? R2। तो उससे जब हम लोगों ने इसे सॉल्व किया था तो जो मेरा लैम्डा मिनिमम आया था I यहाँ पर 2I माइनस क्या था? माइनस था तुम्हारा, ठीक है? और जब मैंने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माना था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला आया था साइन लैम्डा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/, ये किसका फार्मूला आया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है सर? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और मैंने कहा था अगर एंगल बहुत छोटे होंगे, तो लैम्डा मिनिमम का जो फार्मूला आया था वो आया था म्यू माइनस 1 इंटू, जहां पर ए क्या होता था? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल ऑफ प्रिज्म था, ठीक है? एंगल ऑफ प्रिज्म था ये। सर ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए साइन लैम्डा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। अब देखो, अच्छा तुम लोगों को ये फार्मूला पता है? cos 2a के 3 फार्मूला पता है? ऐसे ही sin 2a का एक फार्मूला होता है, क्या होता है? 2 sin a इंटू cos a। और अगर मैं यहां पर सिर्फ sin a लूंगा तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं sin A/2 इंटू cos, इस प्रकार से, ठीक है? इसके 3 फार्मूला होते थे। एक होता था cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, एक होता था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ठीक है? 3 फार्मूला थे cos 2a के, जो तुमको याद पता होने चाहिए, तो नॉर्मल बात है, ये चीज पता होनी चाहिए। ये सब मैंने करा दिया था, ठीक है? देखो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मेरे से कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए ग्लास प्रिज्म, म्यू की वैल्यू कितनी है? √3 इक्वल टू द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है? देखो मिनिमम डेविएशन जो इसने कहा है, मिनिमम डेविएशन यानी कि लैम्डा मिनिमम, लैम्डा किसके बराबर है? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। तुमसे कहा गया है व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म,
यानी कि ए की वैल्यू क्या है ये पूछा है। ठीक है, तुम्हें पता है म्यू दिया है और लैम्डा मिनिमम की बात आई है, तो सिंपल सा मेरा फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू साइन लैम्डा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। सर लैम्डा मिनिमम की जगह मैं क्या रख दूं? ए, क्योंकि मुझे ए ही तो निकालना है और वो उसके इक्वल होता है। तो a प्लस ए अपॉन 2 साइन ए अपॉन 2, ऊपर आएगा साइन 2a अपॉन 2, नीचे आएगा साइन ए अपॉन 2। ठीक है, अच्छा म्यू की वैल्यू √3 सबको पता है, म्यू की वैल्यू क्या रहती है? √3। सर ये 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा साइन ए और नीचे बचा साइन ए बाई 2। ठीक है, अब ऐसा कोई फार्मूला रखो जिससे कि साइन ए बाई 2 कट जाए, तो इसका फार्मूला रखा जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कट गया, यहां पर बचा 2 कॉस ए बाई 2। अब उधर देखो क्या लिखा हुआ है √3, यहां बचा 2 कॉस ए बाई 2, 2 नीचे गया तो √3/2, यहां क्या हो गया कॉस। सर देखो कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 30 की। यहां पर हो गया कॉस ए बाई 2, कॉस से कॉस गया तो 30 बराबर ए बाई 2, तो ए बराबर कॉस मल्टीप्लिकेशन करके कितना आंसर आ गया? 60। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म है मेरा, एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री। सिंपल। ठीक है, वो हम इस क्वेश्चन से ऐसे हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ए की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। मैंने कल ये वाली पीडीएफ भेज दी थी, जो ये पीडीएफ है ये मैंने आपको भेज दी है। पेपर की अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, मैंने कुछ मंडे के लिए देखने के लिए बोला था। हाँ? कुछ बोला था मंडे के लिए? मैंने कहा था फार्मूला लिख के लाना, और फार्मूला लिखा ना, जिन बच्चे को याद है वो तो आना ही बंद कर दिया, वो आए नहीं, बोले अरे असल फार्मूला लिखने छोड़ो। जिन्हें याद नहीं रहा वो आ गए, आप वो सोच रहे हैं क्या होगा। बताइए अगले बढ़े। सही है, ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़े क्वेश्चन में। ठीक है, देखो अगर मैं डिस्पर्जन की बात करूं, डिस्पर्जन का मतलब ये होता है कि मेरे पास में कोई भी लाइट है, अगर कोई भी एक व्हाइट लाइट में तुम्हें पता है ये मेरी जो सन से लाइट आती है वही कैसी है? व्हाइट लाइट, और इसमें 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, बहुत पढ़े थे। हिंदी में बोले तो हिंदी में ऐसे बोलते हो तुम लोग, बैजनी, अच्छा ऐसे
बैगनी हा पी ना ला, ठीक है। बैगनी जम्बुकी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, ला मतलब रेड, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बिग ग्योर। तो बिग ग्योर में अगर कोई भी मेरे पास सनलाइट है, सनलाइट में टोटल नंबर ऑफ कलर्स कितने होते हैं? 7, ठीक है, 7 कलर होते हैं। अगर ये 7 कलर किसी भी प्रिज्म से गुजारे जाएंगे, हर किसी की डिस्पर्जन पावर या डेविएशन अलग अलग होता है, ठीक है। डेविएशन कैसे? सबसे कम जो डेविएशन होता है वो रेड कलर का होता है, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है? बैगनी कलर का। इसीलिए तुम देखो जितने भी सिग्नल बनाए जाते हैं, सारे के सारे सिग्नल किसके बनाए जाते हैं? रेड के। क्यों? क्योंकि जब रेड लाइट हम लोग देखते हैं तो रेड लाइट हमें दूर से दिखता है। दूर से इसलिए दिखता है क्योंकि उसका डेविएशन कम होता है, तो वो जो रेड कलर है वो हमें दूर से दिखेगा, डेविएशन कम होगा। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है? बैगनी कलर का। अगर कहीं कोई बैगनी कलर रखा हुआ है और दूर है तो वो तुम्हें फिर दिखना बंद हो जाएगा, यानी कि अजीब से दिखेगा, तुम्हें ठीक से नहीं दिखेगा। तो हम लोग जितने भी सिग्नल्स होते हैं, जितने भी खतरे की चीजें होती हैं, हम सब चीजें क्यों बनाते हैं? रेड से इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसका डिस्पर्जन कम होता है, सबसे कम, या डेविएशन कह दो सबसे कम होता है। अब देखो सर, मुझे बताओ ये जो व्हाइट लाइट थी अगर ये सीधे जाती तो कुछ ऐसे जाती, अगर ये नहीं होता तो सीधे ऐसे जाती। अगर व्हाइट लाइट सीधे जाती और यहां पर क्या चलेगी? रेड, तो ये किसका डेविएशन हो गया? रेड। और सबसे ज्यादा डेविएशन ये किसका है? बैगनी का, ठीक है, बैगनी का। और बीच में किसका होता है? बीच में होता है बेटा येलो का, ठीक है। तो येलो को डेविएशन को क्या बोलेंगे? ये, ठीक है, डेल बी, ठीक है। ये भैया डेल बी का को डेल बाई, येलो कलर है तो डेल बाई, बैगनी है तो डेल बी, और ये क्या हो गया? तो ऐसे तुम्हारा रहता है। और अगर तुम प्रिज्म से गुजारोगे तो तुम्हें सातों कलर स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे अगर तुम किसी भी प्रिज्म से गुजारते हो इसको। यहाँ पर जो एंगल होगा प्रिज्म का वो ये एंगल होगा, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, मैंने अभी तुम्हें बताया था सर डेविएशन का जो फार्मूला होता था, अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू, यही तो डेविएशन का फार्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर सर डेविएशन सबका अलग अलग है। सर बैगनी का डेविएशन सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका है? रेड का। और बीच में देखा जाए तो किसका है? येलो का। एक बात और याद रखना, जो येलो कलर है वो हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो तुम्हें अच्छा दिखता है, ठीक है, वो येलो कलर को देखने से लगता है। ना तो तुम्हें इतना अच्छा रेड कलर दिखेगा, तो कोई कलर इतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना कलर तुमको येलो स्पष्ट रूप से और अच्छा दिखेगा। इसलिए तुम देखो ज्यादातर जो होर्डिंग्स बनाए जाते हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो हमेशा येलो रखा जाता है, क्योंकि अगर येलो रखा जाता है तो क्या होता है, जब हम उसे देखते हैं तो वो हमें और अच्छा लगता है, देखने से और अच्छा लगता है। इसलिए हमारी आंखों को सबसे ज्यादा प्यारा कलर कौन सा है? बैगनी कलर है। सबसे ज्यादा वो येलो कलर है, सबसे ज्यादा येलो कलर है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, इसमें कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। अगर किसी भी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो इसमें सेपरेट हो जाता है स्पेक्ट्रम के रूप में। स्पेक्ट्रम के रूप में कलर्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट। तो जो सेपरेटिंग होती है वो व्हाइट लाइट की कौन से कलर में कंपोनेंट में टूट जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। उसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्जन, ठीक है। अब हर चीज का अलग अलग होता है। देखो जैसे मैंने तुमको बताया, दिखाया, अभी जरा सोचना, सर सबसे ज्यादा किसका है? वायलेट कलर। तो अगर मैं वायलेट कलर का डेविएशन देखो कितना डेविएशन है, तो फार्मूला वही म्यू माइनस 1 इंटू ये होता है, सही है। अगर मैं रेड कलर के लिए देखूं तब भी फार्मूला वही म्यू माइनस 1 इंटू, देखो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो हमेशा वही रहेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। सर वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, ठीक है, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। अब तुम मुझे बताओ
सर सबसे ज्यादा कौन सा होगा? देखो सबसे ज्यादा वायलेट है। अगर वायलेट ज्यादा, भाई एंगल ऑफ प्रिज्म तो दोनों में सेम है, जो इसमें है वो इसमें है, -1 तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड के। ठीक है, अगर तुमसे ये कहा जाए बताओ डेविएशन येलो कलर का कितना है, तो कोई टेंशन नहीं, म्यू -1 इंटू ए, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? येलो कलर का। तो सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके लिए होता है? वायलेट के लिए होता है। और सबसे कम जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए होगा? रेड कलर के लिए। ठीक है, रेड कलर के लिए सबसे कम होता है। ये सब लिखा हुआ है, लिखना ज्यादा नहीं है इसमें। अब देखो, और अगर तुम देखो सर, अगर मैं देखो ये मैंने लिखा हुआ है सर, लैम्डा का फार्मूला मेरा क्या हो जाता है? म्यू -1 इंटू ए। अलग अलग कलर के लिए, रेड है तो रेड के लिए म्यू आर -1 इंटू ए, वायलेट येलो है तो म्यू बाई -1 इंटू ए, अगर वायलेट है तो म्यू बी -1 इंटू ए। सिंपल सा सर। अब देखो, अगर तुमसे एंगुलर डिस्पर्जन पूछा जाए, सर एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब ये है, एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब ये है, देखो कि एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब ये है सर, वायलेट यहां से यहां तक है, ठीक है, और रेड यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है। तो जो कलर हैं इसके बीच में 7 कलर हैं, इसके बीच में कितने कलर हैं? 7। तो ये 7 कलर है, तो ये 7 कलर कितना एंगल बना रहे हैं? तो कैसे निकालोगे तुम लोग? तो इस वाले में से, इस पूरे में से अगर तुम इतना घटा दोगे तो जो ये एंगल आएगा, जो भी ये एंगल आएगा, उस एंगल में कौन चल रहे हैं? ये 7 कलर चल रहे हैं। ठीक है, ये 7 कलर चल रहे हैं। हाँ, तो मैंने क्या करेगा, अपन इसमें से ये वाले को क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट। जरा सोचो, खुद बताओ सर, मेरे पास में कोई चीज ऐसी है, ठीक है, कोई चीज ऐसी है, एक ऐसी है, मैं कहूं यहां से यहां तक अगर 80 डिग्री है और यहां से यहां तक अगर 20 डिग्री है, तो बताओ ये कितना हुआ? तो 60 डिग्री। अरे 80 में से क्या घटाया? 20 घटाया। उसी प्रकार से यहां पर अगर मैं कहूं येलो कलर के लिए ये एंगल है, ठीक है, ये डेविएशन है, रेड कलर के लिए ये डेविएशन है, तो जो रेड और वायलेट जो कलर हैं, रेड और वायलेट कलर है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? तो मैंने क्या किया है, वायलेट में से कौन सा डेविएशन घटा दूं मैं? रेड डेविएशन। रेड डेविएशन को हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे लिए क्या आ जाता है? एंगुलर डिस्पर्जन। क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्पर्जन। अब देखो एंगुलर डिस्पर्जन तुम्हारा आया कैसे, जरा सोचना सर। जहां पर मेरा देखो, इन दोनों को मैंने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। जैसे लैम्डा बी माइनस लैम्डा आर। सर लैम्डा बी क्या था? म्यू बी -1 इंटू ए, और ये क्या था? म्यू आर -1 इंटू ए। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, म्यू बी ए -1, यहां करा म्यू आर ए माइनस माइनस प्लस, इसमें से ये गायब हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन है? ए, तो म्यू बी माइनस म्यू आर, म्यू बी माइनस। तो देखो जो मेरा एंगुलर डिस्पर्जन आया, एंगुलर डिस्पर्जन क्या आया? तो एंगुलर डिस्पर्जन इससे ये आता है, ठीक है, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। अगर मैं डिस्पर्जन पावर की बात करूं, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन डिस्पर्जन ऑफ येलो, डिस्पर्जन ऑफ येलो कलर। ठीक है, तो अगर एंगुलर डिस्पर्जन की बात आएगी तो, और यहां क्या हो गया? रेड। ठीक है, ऊपर ये मेरा वैल्यू क्या आया? म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन, ये क्या होता है? ये होता है म्यू बाई -1 इंटू ए, से ए कट गया, मेरी वैल्यू आ गई म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू बाई माइनस। तो देखो अगर एंगुलर डिस्पर्जन कहे तो मेरा फार्मूला ये लगेगा, अगर मुझसे डिस्पर्सिव पावर के बारे में बात कहेगा तो फार्मूला लगेगा ये वाला। ठीक है, ओमेगा बराबर लैम्डा बी माइनस लैम्डा आर, या ठीक है, लैम्डा नहीं डेल्टा को ज्यादा अच्छा है, ठीक है, अपॉन डेल बाई। ठीक, ये फार्मूला हो जाता है मेरा। अब सभी देखो, आपके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब पता होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब पता होगा। मुझे बताओ इसकी सर यूनिट अगर पूछी जाए, इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती है म्यू की? नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट
नहीं होती, ठीक है। अगर डेविएशन की यूनिट पूछी जाए, डेविएशन की यूनिट क्या है, तो देखो बच्चों, क्या इसकी कोई यूनिट है? नहीं, इसकी 1 से तो कोई मतलब ही नहीं। ए क्या है? एंगल है, तो ए की यूनिट क्या हो सकती है? रेडियन। लेकिन डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है बेटा। कोई भी एंगल होता है, एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस। यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। जैसे रेडियन हो गया, डिग्री हो गया, ये सब क्या है? यूनिट, लेकिन डायमेंशन इसकी नहीं है। तो अगर तुमसे इस डेल की बात करेगा तो इसकी यूनिट तो है रेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं है। और अगर तुमसे पावर की बात करेगा तो इस पावर की ना तो डायमेंशन होती है और ना ही कोई यूनिट होती है, ठीक है, ना ही कोई यूनिट होती है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ना कोई यूनिट है और ना ही कोई डायमेंशन होती है, ठीक है। तो ये डायमेंशन वाली चीज अच्छी है, ठीक है, डायमेंशन वाली चीज अच्छी है, क्योंकि डायमेंशन ऐसे ही निकाल के 20 से पूछता है पूरी तरीके से। अब देखो सर क्वेश्चन कैसे रहते हैं। जैसे एक बार बताओ, मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम्हें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होगा? वायलेट का। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का, और सबसे कम किसका होगा? रेड का। देखो तुमसे जो क्वेश्चन दिया गया है, तुमसे पूछा है डिस्पर्सिव पावर, ऐसे ही क्वेश्चन देगा। डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला क्या होता है बोलो? अरे म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस, यही तो होता है। अब देखो तुमसे क्या कहा गया? तुमसे कहा गया रेड का डिस्पर्सिव पावर, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, येलो का ये है और वायलेट का ये है, ठीक है। तो अब तुमसे पावर पूछी गई है, तो सर देखो वायलेट का ये है 1.632 में से क्या घटा दो? रेड का क्या है? ये। येलो का कितना है बेटा? 1.620 माइनस 1, ठीक है। अब ऊपर घटाओ, ऊपर घटाओगे तो यहां कितना बचेगा? 12 में से 3 गए 9, 19, 0.019 और यहां बचेगा 0.620। पॉइंट से पॉइंट घटा दिए, 19 बसे 620, 19 बटे 620, अरे यही तो बचेगा। अब देखो 19 को 620 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। 19 का पढ़ा याद है क्या? 19 दूनी आते सब लिखते हैं 19 चौका है 19 चौक 76, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ठीक है। तो या फिर ऐसा करो सीधा, ऊपर 20 मानो और नीचे करो 620, 0 से 0 का 620, ठीक है। चलो सही है, तब भी 2 एकम 2 और यहाँ क्या बचा? 1/30। लगभग आंसर कितना आ रहा है? 0.03, ठीक है। ए बच्चों 19/620 था, मैंने 20/620 कर लिया, 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा तो 2 तिया, अरे 31 बचा, 31 को मैंने क्या लिख दिया? 30, क्या लिख दिया? 30। तो 1 को अगर मैं 30 से भाग दूंगा तो क्या आता है? 0.03। ये मेरी किसकी क्या आया? डिस्पर्सिव पावर आई, ठीक है। ये डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला है। डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला आया ओमेगा इक्वल टू 0.03, सही है, सिंपल सा ये हो गया। दूसरी चीज बेटा ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपसे डिस्पर्सिव पावर तो पूछ लेगा, लेकिन आपको येलो कलर नहीं दे रखा होगा, येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा होगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई कंडीशन आए कि आपको येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा है और क्वेश्चन में डिस्पर्सिव पावर पूछा है, तो याद रखना बेटा म्यू जो वायलेट कलर है ना वो क्या होता है? म्यू वायलेट वो येलो कलर इनटू म्यू प्लस म्यू रेड अपॉन 2, अगर आपको कभी निकालना पड़ जाए तो, ठीक है। जो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वायलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो, सॉरी येलो कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वायलेट प्लस रेड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जोड़ के 2 से भाग कर दो, ठीक है। तो मुझे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा वो मुझे कौन सा मिल जाएगा? येलो कलर का, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कभी येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है, येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है, तो ये इसको
उतार दिया ना, उतार दिया, ठीक। किसका रह गया? आप 3 करेंगे ना? दिखाना तुम लोगों ने क्या क्या लिखा था, कुछ लिखा है किसी ने? इसमें सामने ठीक है। E नॉट स्क्वायर तो वहां बी नॉट स्क्वायर
अपोज करता है और कोई बच्चा ऐसा नहीं जो संतुष्ट कर पाता, हाँ सर जी चलो ठीक है, ये ठीक है। सब ने बस खाली उसके लिए ऐसे काम चलाने की बात होती है ना, तो जैसे खाली बस काम चला दिया बस छुट्टी, ये काम किया है सभी। अच्छे से करो। देखो कोई भी, अगर कोई भी तुम कुछ चीज लिख रहे हो ना, कोई भी चीज लिख रहे हो बेटा, ये जब तक आप उसका फिगर को मेंशन नहीं करोगे, मेरी बात समझो, जब तक आप उसकी फिगर को नहीं दर्शाओगे तब तक आपके समझ में आने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो फिगर तो आपकी होनी चाहिए। जब तक आप फिगर नहीं बनाओगे तब तक समझ में नहीं आता है कि वो चीज हुई तो हुई कैसे। जैसे इधर देखो, जैसे अभी कपलिंग की बात आई थी, तो मैंने बाकायदा इसमें लिखा हुआ है कि अगर ऐसे कपलिंग होगी तो वहां पर k बराबर 0 होता है, ठीक है। और अगर ऐसी कोई कपलिंग है तो वहां k बराबर 1 होता है। अगर ऐसी कोई कपलिंग है तो वहां k की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से कम होती है। तो आपको k का फार्मूला लिखने के बाद में ये तीनों चीज मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। k का फार्मूला भी मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद में ये सब मेंशन करनी पड़ेगी। चलो ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अभी मैंने करवाया था सर, अभी मैंने जो करवाया था, देखो इसमें क्या क्या है, फाइंड द एंगुलर डिस्पर्सन। क्या पूछा है? एंगुलर। सर अगर मैं एंगुलर डिस्पर्सन की बात करूं तो एंगुलर डिस्पर्सन मेरा यही तो होता था, यही तो एंगुलर डिस्पर्सन था। और एंगुलर डिस्पर्सन का जो फार्मूला था म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन इनटू ए, ये आया था। इसमें देखो मैंने क्या कहा गया है, मैंने कहा गया है कि सर जो मेरा रेड है, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है और ये किसका है बेटा? वायलेट का। और एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है? 4 डिग्री। अब तो दिक्कत ही क्या है, 1.632 में से 1.613 घटा दो और गुणा किससे कर दो? 4 से। अगर इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है, तो फिर से वही बचेगा। थोड़ी देर पहले कितना बच रहा था? 0.019 इंटू, ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? 0.076, ठीक है, 0.076। इसकी कोई क्या यूनिट होगी? हाँ, अरे होगी भैया, रेडियन। क्या होगी? रेडियन। नहीं समझे? ये देखो जो, हाँ, जैसे ये डिग्री में है तो डिग्री कह दो, फिर ये डिग्री में तो क्या होगी? यूनिट होगी, डायमेंशन नहीं होगी। यूनिट होगी, डायमेंशन नहीं होगी। वही मैंने बताया था, यूनिट होगी इसकी लेकिन डायमेंशन नहीं होगी, ये रहता। और अगर इसी में तुमसे बेटा पावर पूछता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अच्छा, अगर मुझे यही क्वेश्चन दे रखा है और मुझसे अगर पावर पूछता तो क्या मैं पावर निकाल सकता था? देखो मुझे रेड पता है और वायलेट पता है, क्या मैं येलो नहीं निकाल देता? येलो निकाल देता तो फटाफट मैं फार्मूला में रखता और मेरे को आंसर मिल जाता। फार्मूला में क्या रखता फिर? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस, ये मेरा पावर का फार्मूला होता है, ठीक है। अगर मुझसे पावर पूछी जाती तो मैं इसमें रख देता, मुझसे पावर पूछी नहीं है तो मैंने सीधे सीधे क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर दिया। ये हो गया। अब अगले बढ़ते हैं। ऐसे छोटे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस प्रकार से ये है, इसी प्रकार से छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अगले बढ़े। ठीक है, ये तो अभी मैंने कराया ही है जस्ट। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर वाला अभी कराया है जस्ट। ठीक, अब देखो तुम्हारे कोर्स में एक चीज देखना, तुम लोगों के कोर्स में 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं खाली। एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बस बाकी जितनी चीजें थी मायोपिया ये सब चीज खत्म कर दी गई। इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे? अगर मैं सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करूं, देखो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, तुम सब लोगों ने ये ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा, या जो दांतों के डॉक्टर होता है उसके पास भी होता है, कुछ लोग पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं उनके पास भी होता है। इसके अंदर जो लेंस होता है वो बेटा कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स कौन सा लेंस होता है? इसमें कभी चीज तुमने अगर देखा जरूर होगा, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने इस प्रकार की चीज नहीं देखी होगी। अगर तुमने कभी देखी तो तुम एक चीज देखना, अगर तुम इसको कोई किताब के बिल्कुल पास में ले जाओगे, किताब के बिल्कुल पास में, तो वो चीज तुमको बड़ी, उसके जो अक्षर होंगे ना वो बड़े बड़े दिखेंगे। अगर किसी किताब के पास में ले जाओगे तो अक्षर क्या दिखेंगे? बड़े बड़े। और अगर किताब से तुम दूर होगे तो अक्षर तुम्हें बड़े बड़े नहीं दिखेंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन तुम ऐसे समझो, ये मेरे पास में एक कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स की मैंने फिगर बनाई थी, टोटल कितनी फिगर बनी थी? 6। कॉनकेव की कितनी बनी थी? 2। ठीक है, अगर मैंने तुमसे कहा मेरे पास में ये फोकस है, अगर फोकस से कोई दूर वस्तु रखी हुई है तो एक रेस ऐसे जाके किससे पास आउट होगी? फोकस से। और एक रेस अगर तुम इसके सेंटर से गुजारोगे तो वो इधर जाके मिल जाएगी, जिधर जाके मिलेगी वहां पर तुम्हें क्या मिल जाएगी? इमेज मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम, और इमेज कैसी मिलेगी बेटा? इन्वर्टेड। कैसी मिलेगी? इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड। और ठीक है, छोटी बड़ी, अगर तुम सेंटर के और इसके बीच में हो तो बड़ी मिलेगी, और सेंटर के पार हो तो कैसी मिलेगी? छोटी। लेकिन यदि तुम फोकस के बहुत पास में आ जाओ, ठीक है, अगर फोकस पर होगे तब क्या मिलेगी बेटा? इंफिनिटी पर। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस में रखा हुआ है तो कहां मिलेगी? इंफिनिटी पर। अगर तुम्हारा फोकस और पोल के बीच में कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज तुम्हें कहां मिलती थी? पीछे, इरेक्ट मिलती थी। और कैसी मिलती थी? वर्चुअल इरेक्ट। और लार्जर देन क्या मिलती है? ऑब्जेक्ट। इसीलिए तुम समझो, अगर तुम किसी प्रकार का तुम्हारे पास में सिर्फ ये वाला लेंस होता था और इस वाले लेंस को अगर मैं अपनी किसी भी किताब के बिल्कुल पास में ले जाता था तभी मुझे वस्तु कैसी दिखती थी? बड़ी बड़ी, या उसके जो अक्षर है वो मुझे बड़े बड़े दिखते थे। ठीक है, वो मुझे बड़े बड़े, और किधर दिखते हैं? उधर ही दिखते हैं जिधर वो अक्षर हैं। जैसे मान लो मेरे पास में ये किताब है, ठीक है, मेरे पास ये लेंस है, अगर मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे वो अक्षर उस तरफ ही दिखेंगे। और कैसे दिखेंगे? बड़े बड़े दिखेंगे। ठीक है, तो हाँ, अक्षर पहले जरूर छोटे थे लेकिन अब कैसे दिख रहे हैं मुझे? बड़े बड़े। मेरा किस चीज का यूज करता हूं मैं? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक चीज ये याद रखनी है, कौन सा लेंस यूज होगा? कॉन्वेक्स। और सिर्फ एक ही लेंस यूज होगा, सिर्फ एक ही लेंस यूज होगा। और जो भी मेरे पास में वस्तु है, जो भी मैं वस्तु रखूंगा वो वस्तु हमेशा फोकस और पोल के कैसे होने चाहिए? बीच में। ना तो फोकस पर हो और ना फोकस के इस पार हो। फोकस और पोल के कहां होनी चाहिए? बीच में। अगर बीच में होगी तभी मुझे इमेज मिलती है। ठीक है, दूसरा देखो, इसमें कहा गया है इट कंसिस्ट सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है बेटा? कन्वर्जिंग करता है। ठीक है, इमेज कैसी मिलती है? इरेक्ट। कैसी मिलती है? वर्चुअल। और कैसी मिलती है? इन लार्ज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिधर रखा हुआ हो उधर ही मिलती है। ये बात भी तुमसे पूछ सकता है कि बताओ सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मुझे इमेज मिल रही है, इमेज का टाइप क्या है? ठीक है, तो इमेज का ये टाइप है। ये भी तुमसे पूछ सकता है सिंपल माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो कहां रखा जाता है? तो फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा। अब देखो इसमें अब मैग्निफिकेशन देखना है। देखो वस्तु बड़ी तो दिख रही है तुमको, वस्तु बड़ी दिख रही है, ठीक है,
जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, अगर कोई भी चीज तुम्हें, हाँ, यदि तुम्हें फाइनल इमेज फॉर्म होती है, फाइनल इमेज कहां मिलती है? इंफिनिटी पर, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है d अपॉन f, d अपॉन, जहां d क्या होती है बेटा, हमेशा ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर, ठीक है, d की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और देखो कहीं क्वेश्चन में ये लिखा आता है कि तुम्हारा जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा है? नॉर्मल एडजस्टमेंट है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब भी यही होता है कि तुम्हारा जो फाइनल इमेज है वो कहां मिल रहा है? इंफिनिटी पर, ठीक है। फाइनल इमेज जो है वो इंफिनिटी पर फाइंड आउट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा एडजस्टमेंट है वो कैसा एडजस्टमेंट है? नॉर्मल एडजस्टमेंट है। अगर तुम्हें जो फाइनल इमेज है वो इंफिनिटी पर ना फाइंड होके स्मॉल डी पर फाइंड आउट हो रही है, ठीक है, स्मॉल डी मतलब 25 सेंटीमीटर दूर, तो जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है बस एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो। यहाँ क्या था? d अपॉन एफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस d अपॉन एफ, ठीक है। d की वैल्यू वही 25 सेंटीमीटर, f क्या है? फोकल लेंथ। किसकी फोकल लेंथ? अरे एक है तो लेंस रखा हुआ है, एक ही लेंस रखा हुआ है, तो जो इसकी फोकल लेंथ होगी वहां पर, यहाँ पर क्या रखा जाएगा? वही फोकल लेंथ रख दी जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर इमेज इंफिनिटी पर फाइंड आउट होती है या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट है, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, तो जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है वो होता है n इक्वल टू d अपॉन f, d अपॉन f। अगर मुझे जो इमेज है वो मुझे d डिस्टेंस पर फाइंड आउट होती है तो मेरी मैग्निफिकेशन का फार्मूला है 1 प्लस डी अपॉन एफ, 1 प्लस डी अपॉन एफ, ठीक है। उसके बाद देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं और दोनों कॉन्वेक्स, दोनों क्या होंगे? कॉन्वेक्स, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो होते हैं और दोनों होते हैं कॉन्वेक्स। इसमें एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई पीक लेंस, ठीक है। आई पीक लेंस हम उस लेंस को बोलते हैं जिस साइड से हम लोग देखते हैं। आप लोगों ने अगर बचपन में कभी मेले में गए होंगे तो मेले से एक दूरबीन टाइप की आती थी, ठीक है, जो ऐसे दोनों आंखों में होती थी, एक साइड उसका बड़ा होता था, एक साइड छोटा होता था। कभी तुम छोटे साइड से देखते थे, कभी तुम बड़े साइड से देखते थे, ठीक है। तो ऐसे दूरबीन मेला में खरीद लेते थे लोग, बेसिकली खरीद लेते थे, ठीक है। अब आप लोगों ने नहीं खरीदी है तो वो पता नहीं आप लोगों के बारे में, ठीक। तो इसके अंदर बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस होते हैं। एक चीज और समझो बेटा, जो तुम्हारी लैब में, जो तुम्हारे अपनी लैब में जो तुमने माइक्रोस्कोप देखा है, ऐसे वाला देखो, वो इस टाइप से कुछ होता था ऐसे, और यहाँ टेबल ऐसे रखी रहती थी, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसे द्वारक होते थे ऐसे, देखा ऐसा कुछ ऐसा होता था, ठीक है। वो भी तुम्हारा कौन सा माइक्रोस्कोप है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, वो भी तुम्हारा कंपाउंड। हाँ, और यहाँ से कुछ ऐसे देखते थे, ऐसे देखते हैं, ठीक है, इस टाइप से कुछ लगभग, ठीक है, इस टाइप का होता है। तो वो भी तुम्हारा क्या है? तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होंगे? दो। एक होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, हम उस लेंस को बोलते हैं जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा होगा उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस। और जिधर से तुम देख रहे हो उस लेंस को क्या बोल देंगे हम लोग? आई पीक लेंस बोल देंगे, ठीक है, आई पीक लेंस बोल देंगे, ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद में दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन, एक बार जरा इसकी फिगर देखो फिर और समझ में आएगा। देखो जैसे ये है, आई पीक लेंस क्या होता है? बड़ा, और ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव छोटा। आई पीक लेंस बड़े का मतलब ये है कि इसका, अगर ये आई पीक लेंस बड़ा है तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? ज्यादा। अगर ये बड़ा है तो इसकी फोकल लेंथ, आई पीक की फोकल लेंथ ज्यादा होगी किससे? ऑब्जेक्टिव से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव से आई पीक की जो फोकल लेंथ होगी वो भी ज्यादा होगी। अब देखो चीजें इसमें दिखती कैसे हैं। सबसे पहले देखो चीजें दिखती कैसे हैं। जैसे मान लो मेरे पास में एक कोई ऑब्जेक्ट है जो इतना छोटा है, ठीक है। अब इतने छोटे को मुझे बड़ा करके देखना है, ठीक है, इतना छोटे को बड़ा करके।
अगर इसकी बात करें ये ऐसे मिल जाता है 2-2,500 का, ठीक है। जो तुम्हारे स्कूलों में अगर कॉलेजों में तुम रखे हो कभी देख लेना, तो वो 2-2,500 3,000 और बहुत अच्छा ले लोगे तो 4,000-5,000, बस इससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन हाँ, इससे ज्यादा गुना बड़ा नहीं दिखता है। अगर तुमको बहुत बहुत गुना बड़ी चीज कोई देखनी है, जैसे अगर तुम बेटा वाटर रखोगे यहाँ पर, क्या रखोगे उसके नीचे, वाटर, और तुम ये सोचो कि तुम्हें वाटर के मॉलिक्यूल्स दिख जाएंगे, तो वो नहीं दिखेंगे। लेकिन हाँ, वाटर में अगर कोई क्या होगा, बैक्टीरिया भी नहीं दिखेगा। जैसे कोई बड़ी चीज कुछ होता है ना, उस टाइप का कुछ चीज तुमको दिखती है। जैसे मान लो तुमने कोई पत्ती रखी, ठीक है, कोई पत्ती रखी, तो तुम कहोगे पत्ती की तुम्हें संरचना दिखने लग जाए, हाँ वो दिखने लग जाएगी, ठीक है। अब तुम ये कहो कि तुम्हें कुछ और भी ज्यादा चीजें देखनी है, तो वो चीज इसके अंदर नहीं दिखती है। उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है, वो चीज का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो जितनी भी बड़ी चीज होती है उससे लाख गुना बड़ी भी दिखा सकता है, लाख गुना बड़ी दिखा सकता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत होती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पूरी बरेली में तो होगा नहीं, ना कोई कॉलेज ना कोई यूनिवर्सिटी, कहीं नहीं होगा, ठीक है। वो जो होता है जहां पर बहुत बहुत बड़े रिसर्च होते हैं, वहां पर चीज यूज करी जाती है, बहुत सेंसिटिव होती है, क्योंकि उसमें कोई धूल मट्टी ना जाए, ऐसे कमरों में रखी जाती है, डार्क रूम में रखी जाती है। और डार्क रूम इतने डार्क रूम होते हैं कि अगर तुम्हें बंद कर दिया जाए उसमें, तो तुम्हें अपना हाथ ही नहीं दिखेगा, ऐसे तुम देखोगे तो इतने ज्यादा डार्क होते हैं पूरी तरीके से, उन्हें डार्क रूम बोलते हैं। तुम अपने स्कूल वाला डार्क रूम समझ रहे थे, उसी में बैठ के नकल कर लेते हो, ठीक है, वो डार्क रूम अलग हो। तो देखो बेटा, यहाँ पर कोई मेरे पास में एक छोटी सी चीज है, जिधर ऑब्जेक्ट के साइड में रखी गई है, तो जिधर लेंस के साइड रखी है उस लेंस को क्या बोल दिया, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस, एक रेस कहां गई, सीधी, एक रेस सीधी गई ऐसे, एक इसके सेंटर से गई, तो इन दोनों ने जहां काटा वहां क्या मिली मुझे, इमेज। अब देखो, ऑब्जेक्ट जहां रखा था उस दूरी को क्या बोला, u0, इसी को तो u0 बोलोगे। किससे रखा है, ऑब्जेक्टिव से। किसमें रखा है, अब ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज मिली वो तुम्हें यही तो मिली जो मैंने बोल दी h'। इमेज कितनी मिली, h'। अब देखो, जो इमेज मिली तो इसकी दूरी क्या कहलाएगी, b0, ठीक है। b0 क्यों कहा, क्योंकि ये नॉट, O का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस, O का मतलब क्या है, तो ये जो मिली है तुम्हें, ये किससे मिली है, ऑब्जेक्टिव लेंस से मिली है, तो ये दूरी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस से दूरी होगी, ठीक है। अब जहां पर ये इमेज मिली है भाई, इसको थोड़ी ना ये दिख रहा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये, इसके लिए इमेज क्या है, ये, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जो इसके लिए इमेज है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसको ये नहीं दिख रहा है। अब इसने इसके लिए जो ऑब्जेक्ट हुआ ये कौन सा है सर, आईपी। कौन सा है, आईपी। तो ये कहेगा ये ऑब्जेक्ट है, बोले हाँ, बोले तो ये दूरी कौन सी हो गई, यूई। ई का मतलब क्या है सर, आईपीक लेंस से, ठीक है, आईपीक लेंस के पोल से जहां पर ये रखा हुआ है वहां तक की डिस्टेंस। अब इसके थ्रू इसने जो इमेजेस बनाई वो एक ऐसे सीधी गई यहां, ये जहां पर जाके मिल रही थी लेंस पे इससे सीधे, तो यहां पर मिली फाइनल इमेज, ठीक है। तो इसके लिए आईपीक के लिए इमेज क्या है, ये, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज ये, सही है, और ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट ये, और आईपीक के लिए ऑब्जेक्ट ये, ठीक है। अब हाँ, ये मिली तुमको। अब जरा सोचना बेटा, इन दोनों के बीच की ये भी लेंस है, ऑब्जेक्टिव और आईपीक लेंस है, इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है इसे मैंने क्या बोल दिया, L। इसे क्या बोल दिया, L, ठीक है। तो ये दूरी है तुम्हारी L। अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझे एक बार बताओ, अगर ये जो इमेज मुझे कहीं ना कहीं मिल रही है, ये इमेज मुझे इन्फिनिटी पर कब मिलती है, कोई बता दो। मतलब इन्फिनिटी का मतलब है ये लाइनें कैसी हो जाती, पैरेलल, तभी तो इनफाइनाइट पर मिलती। तो ये पैरेलल कब होती, ये पैरेलल कोई भी लाइनें पैरेलल तब होती हैं जब उसके वस्तु जो है वो उसके फोकस पर रखी हो। वस्तु कहां रखी हो,
भाई अगर कॉन्वेक्स के फोकस पर कोई वस्तु रखी होगी, ठीक है, कोई वस्तु रखी होगी तो इमेज कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, और इमेज कहां मिलेगी तुम्हें, इन्फिनिटी पर। तो अगर तुमको ये इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर चाहिए होती तो इसका मतलब ये है सर इन्फिनिटी पर तब मिलती जब जो इसका जो फोकस है, इसका जो क्या है फोकस, मान लो अगर इसका फोकस यहां है तो ये वस्तु यहां रखी होती, यानी कि यूई की जगह क्या होता, एफ ही तो होता। तो अगर तब मुझे इमेज कहां मिलती, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर मिलती तब सर जी, अच्छा इसकी डिस्टेंस तो यही रहती। तो अगर कोई मुझे वस्तु इन्फिनिटी पर चाहिए तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, बी नॉट प्लस एफ, बी नॉट प्लस एफ ही, बी नॉट प्लस एफ। एक बार देखना, वैसे इसका फिगर अगर पेपर में जब आता है ना तो कई बार प्रैक्टिस करने के बाद में बनता है इसका फिगर, ठीक है। तुम्हारे पेपर में फिगर तो कभी आएगा ही, मतलब ही नहीं किसी प्रकार से, ठीक। अब देखो अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं इसकी, मेरे पास दो लेंस थे, अगर मैं मैग्निफिकेशन की तुमसे सिंपल मैग्निफिकेशन खाली पूछा जाए तो फार्मूला हो जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए बी नॉट बटे यू नॉट डी अपॉन यू ई, ठीक है। जहां यू नॉट क्या है, ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, बी नॉट क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनी है, फर्स्ट इमेज बनी है उसकी डिस्टेंस, डी की वैल्यू सबको पता है 25 सेंटीमीटर, यूई क्या है, तो जो इमेज जो मेरे पास में आईपीक लेंस है, आईपीक लेंस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ठीक है। देखो फिर देखो सर जी, देखो ये दूरी, ये ऑब्जेक्ट का, ये क्या है यू नॉट, यहां इमेज मिल रही थी, ये क्या है बी नॉट, इससे इमेज यहां मिल रही थी तो आई पीक से यहां तक की डिस्टेंस क्या है यू, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ठीक। चलो यही चीज उसमें लिखी हुई है। तो मैग्निफिकेशन का ये फार्मूला है। अब तुमसे अगर टोटल मैग्निफिकेशन की बात कही जाएगी, ठीक है, तो टोटल मैग्निफिकेशन का फार्मूला देखो, ऑब्जेक्टिव लेंस जितना मैग्नीफाइड कर रहा है और आईपीक लेंस जितना मैग्नीफाइड कर रहा है, अगर टोटल मैग्निफिकेशन पूछा जाएगा तो दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा। मैं कल भी तुमको बताया था कि मेरे पास में अगर दो लेंस लगे हुए हैं या तीन लेंस लगे हुए हैं, ये मैग्निफिकेशन M1 कर रहा है, ये M2 कर रहा है, ये M3, तो तीनों को मिला के जो मैग्निफिकेशन होता है उन सब की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, उन सब की गुणा हो जाती है, ठीक है। M इक्वल टू M1 इंटू M2 इंटू M3, ठीक है, उन तीनों की गुणा हो जाएगी। इसी प्रकार से अब देखो, अगर तुम्हें फाइनल इमेज कहां मिल रही हो बेटा, इन्फिनिटी पर। अभी मैंने बताया था अगर तुम्हें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर मिलेगी तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, बी नॉट प्लस एफ। अभी बताया था एफ ही, बी नॉट तो सब जो ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस है और ये, और एफ ही क्या है, जो फर्स्ट जो इमेज मिल रही है मुझे, फर्स्ट इमेज जो मुझे मिल रही है वो कहां रखी हो, वो आईपीक लेंस के फोकस पर रखी हो, ठीक है। तो एल इंफिनिटी का फार्मूला हो जाएगा बी नॉट प्लस एफ ई, और वैसे फार्मूला हो जाता है बी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ, ठीक है। बस हुआ क्या है, यूई की जगह क्या आ गया, एफ, यूई की जगह एफ, ठीक है, यूई की जगह एफ ही आ गया। तो जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, उसका फार्मूला हो जाएगा बी नॉट प्लस एफ, ठीक है, बी नॉट प्लस एफ, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें ये वहां ना मिलके डी डिस्टेंस पर मिले, ठीक है, वहां ना मिलके जब तुम्हें फाइनल इमेज जो है वो कहां मिले, कैपिटल डी पर, तो फार्मूला वही बी नॉट बटे यू नॉट प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ, ठीक है। तो जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए बी नॉट प्लस यू, बी नॉट प्लस यू, ठीक है, बी नॉट प्लस यू, इससे मतलब बी नॉट प्लस यू, ठीक है। अच्छा, अब जरा एक बार बताओ मुझे, मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था,
जब मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था, मैंने तुमसे कहा था अगर इमेज मुझे कहां मिले, अगर इमेज मुझे इंफिनिटी पर मिले, इमेज कहां मिले, इंफिनिटी पर, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या था, d अपॉन एफ, और अगर d डिस्टेंस पर मिलेगा तब 1 प्लस डी अपॉन, यही तो फार्मूला था। क्या इसमें एक लेंस था ना, अगर एक लेंस था तो दो लेंसों के बीच की दूरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं मेरे पास में कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो सिंपल जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है वो बी नॉट प्लस यू नॉट और क्या है डी अपॉन यू, डी अपॉन, अगर मुझे इमेज जो है वो इंफिनिटी पर मिल रही है, इमेज कहां मिल रही है, तो सर बी नॉट बटे यू नॉट डी अपॉन एफ, और जो दोनों के बीच की दूरी है ऑब्जेक्टिव के और किसके, आई पीक के, वो किसके बराबर है, एल बराबर बी नॉट प्लस एफ। लेकिन अगर मुझे डी डिस्टेंस पर मिल रही है तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला बी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ, और जो दोनों के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला है वो बी नॉट प्लस मॉड ऑफ यू। सर मॉड ऑफ यू ऐसे लगाया है क्योंकि तुम्हें पता है जिधर इमेज मिलती है उधर क्या होता है, माइनस, ठीक है, इसलिए दोनों की दूरी को जोड़ा गया तो दोनों की दूरी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए यहां पर क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया, मॉड लगा दिया। अब बताओ सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीक लेंस बड़ा होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, आईपीक लेंस बड़ा यानी कि उसकी फोकल लेंथ ज्यादा और दूसरे की फोकल लेंथ कम होती है, ठीक है, आईपीक लेंस बड़ा होता है। इसी प्रकार से एक है तुम्हारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है बेटा, टेलीस्कोप बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है गैलीलियो टेलीस्कोप, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में 3 लेंस लगे हुए होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ कितने होंगे, 2। जैसे इससे पहले जब मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई पीक बड़ा था, लेकिन टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, बड़ा, और ये लेंस क्या है, छोटा। वैसे भी तुम लोग एक बात जरा सोचो, अगर कोई भी रेस, कोई भी, देखो ये जो रेस है, ये जो रेस है, ये रेस बेटा पैरेलल ही तो आ रही है एक प्रकार से, और देखो सीधे आ रही है, इसका मतलब कैसे आ रही है, पैरेलल। अगर ये पैरेलल आ रही है तो ये जहां पर कट करेंगी, जहां कट करेंगी वहां पर क्या होना चाहिए, फोकस, तो फोकस होना चाहिए। तो अगर यहाँ फोकस होगा तो ये वाली डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्टिव था तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी तुम्हारी, एफ नॉट, ठीक है। अरे एक बात सोचो, मेरे पास में ये लेंस है, अगर कोई भी रेस ऐसे पैरेलल आएंगी तो वो कहां टकराएंगी, फोकस पर ही टकराएंगी। अब ये ऐसे ना आके इन्होंने हल्का सा क्या कर दिया, तिरछा कर दिया, तब भी तो ये कहां मिलेंगी, फोकस पर, तो ये डिस्टेंस तुम्हारी कितनी होगी, एफ नॉट, ठीक है, एफ नॉट होगी। अगर देखो, अगर ये इमेज बिल्कुल सीधी जा रही है, इसका मतलब ये कहां मिल रही है बेटा, इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर कोई भी इमेज कब जाती है, जब ये जहां पर ये इमेज मिल रही हो वो डिस्टेंस भी किसके बराबर हो, एफ ही। अरे इसकी फोकल लेंथ पर, अगर इसकी फोकल लेंथ पर कोई भी इमेज बनेगी या इसकी फोकल लेंथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो तुम्हें इमेज कहां मिलेगी, इन्फिनिटी पर मिलेगी, ठीक है, इन्फिनिटी पर मिलेगी। तो सबसे पहले तो इसमें ये याद करना है कि तुम्हारे पास कितने लेंस होते हैं, 2, और दोनों कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स। एक होता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा लेंस कौन सा होता है, आईपीक लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा, आईपीक की फोकल लेंथ कम। सर टेलीस्कोप का बताओ कार्य क्या है, टेलीस्कोप का कार्य है दूर की चीज को बड़ा करके देखना, ठीक है। जैसे मान लो तुम यहां से चंद्रमा देख रहे हो तो चंद्रमा दूर है, चंद्रमा को देखना, दूर की चीज को देखना, और वो भी कैसे करके, बड़ा करके।
मुझे बताओ, चंद्रमा तुम्हें देखेगा तो मुश्किल से इतना बड़ा चंद्रमा दिखेगा, ठीक है, इतना बड़ा दिखेगा। तुम कितना बड़ा देखना चाहते हो, तुम इतना बड़ा देखना चाहते हो, ठीक है। तो दूर की चीज को बड़ा करके देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, टेलीस्कोप का। माइक्रोस्कोप का यूज क्यों करते हैं, बहुत छोटी चीज को बड़ा करके देखने, ठीक है। दोनों ही चीजों को हम बड़ा करके देख रहे हैं, तो बहुत छोटी चीज को अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलेंगे। अच्छा, वो छोटी चीज को बड़ा करके देखेंगे तो माइक्रोस्कोप, और दूर की चीज को बड़ा करके देखेंगे तो टेलीस्कोप, ठीक है। हाँ, दो लेंस लगे होते हैं दोनों में। अब देखो सर, इसका जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, देखो बेटा यहां पर देखो, जो तुम्हें वस्तु बन रही, जो तुम्हारी इमेज बन रही थी, फाइनल इमेज कितना एंगल बनाए, बीटा, और जो इमेज आ रही थी, जो ऑब्जेक्टिव पे आ रही थी, वो एंगल कितना बना रही है, अल्फा। तो दोनों से जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है वो हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा, वो हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। वो भी कब, जब तुम्हें इमेज कहां पर मिल रही है बेटा, जब इमेज में ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर। जैसे हम लोग, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा को भी हम लगभग क्या मानेंगे कि वो ऑब्जेक्ट का है मेरा, इंफिनिटी पर, ठीक है। चंद्रमा को भी ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे हम लोग, इंफिनिटी पर। या तुम कोई भी स्टार को देख रहे हो तो स्टार को भी हम क्या मानेंगे, वो कहां पर है। तो तुम्हारा जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है वो होता है बीटा अपॉन अल्फा, या फिर एफ नॉट अपॉन यूई, एफ नॉट अपॉन यूई, ठीक है, एफ नॉट अपॉन यूई। ये तुमको मैग्निफिकेशन का फार्मूला याद करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो वैसे मैग्निफिकेशन का, और अगर वही इंफिनिटी के लिए क्या हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ ई, और दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, एफ नॉट प्लस यू ई। इधर देखो, दोनों के बीच की दूरी, सर यहां से यहां तक इंफिनिटी से आ रहा है, रेज आ रही है, तो ये दूरी कितनी है जहां पर इमेज बन रही है, एफ नॉट, और ये दूरी क्या होगी, एफ। तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों के बीच की दूरी होगी एफ नॉट प्लस यू ई। अगर बेटा डी डिस्टेंस पर देखा जाए, अगर कहां देखा जाए, डी डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पर मैग्निफिकेशन का फार्मूला तो है वही एफ ओ अपॉन एफ ई, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, और दोनों के अगर बीच की दूरी देखी जाए तो एफ नॉट प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। बेटा ये याद ही करनी पड़ेंगी तुमको, और कोई चार नहीं है, ठीक है, ये याद ही करनी है, याद ही करनी। अब देखो, ए बोलो सर, सिंपल माइक्रोस्कोप था, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप का अगर मुझे ऑब्जेक्ट, अगर मुझे इमेज इंफिनिटी पर मिल रही थी, इमेज कहां मिल रही थी, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या था, डी अपॉन एफ, ठीक है। और अगर वही डी डिस्टेंस पर मिल रही थी तो 1 प्लस डी अपॉन, ठीक है। अब मैं किसकी बात करूं, अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे की, ठीक है। हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल, अच्छा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो सिंपल मैग्निफिकेशन का फार्मूला था वो क्या था, बी नॉट अपॉन, फिर 1 प्लस था डी अपॉन एफ ई, बहुत अच्छे, डी अपॉन यू, ठीक है, डी अपॉन यू। अगर मैंने तुमसे कहा था बेटा इंफिनिटी पर हो, कहां पर हो, इंफिनिटी पर, तो इंफिनिटी के लिए फार्मूला था बी नॉट अपॉन यू नॉट, डी अपॉन एफ, डी अपॉन। अगर मैंने कहा डी डिस्टेंस पर हो तो बी नॉट अपॉन 1 प्लस डी अपॉन 1 प्लस डी अपॉन एफ ही था, ठीक है। अच्छा, अगर बेटा मैं टेलीस्कोप की बात करूं तो टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन का फार्मूला एफ नॉट अपॉन एफ ई, एफ नॉट अपॉन एफ ई।
और मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो गया md बराबर f0 बटे fe 1 प्लस fe अपॉन d, और ये दोनों के बीच की क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन करो फटाफट, पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर बोलते हैं कैसे होगा। सबसे पहले कौन सा टेलीस्कोप है बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब देखो क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। ठीक है, देखो बहुत सरल क्वेश्चन है बेटा, तुमको किसकी फोकल लेंथ दी है, आई पीक की, यानी कि एफई कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। दोनों के एक बेटा ट्यूब की जो लेंथ है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर। कितनी है, 100 सेंटीमीटर। अरे 1 मीटर मतलब 100 सेंटी। तुमसे कहा गया है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। ठीक है, देखो बेटा कैसा विजन है, देखो खुद देखो, नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन का मैंने मतलब बताया था, इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो, इंफिनिटी। क्या हो, अब मुझे बताओ, अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और मैग्निफिकेशन क्या है तुम्हारा, एन इंफिनिटी। ठीक है, एन इंफिनिटी, इंफिनिटी के लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, टेलीस्कोप है क्या होता है, अरे बोलो, FO अपॉन FE, FO अपॉन, क्या मुझे FO पता है, नहीं, तो ये किस लिए दिया है, क्योंकि L बराबर क्या होता है, बोलो, FO प्लस, बेटा अगर m इंफिनिटी हो, m क्या हो, इंफिनिटी, तो L बराबर क्या होता है, FO प्लस FE। L हो गया 100, FO निकालना है, ये है 10, तो FO की वैल्यू क्या आ गई, 90 सेंटीमीटर। तो FO हो गया 90 और ये कितना है बेटा, 10। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 9। आ गया, नहीं आ गया, तो 9 टाइम्स मैग्नीफाइड हो जाएगा। कोई भी चीज होगी वो 9 गुना बड़ी मुझको दिखने लगेगी। हो गया, फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। बता लिया, चलो अगला क्वेश्चन तक लोग करो तुम लोग, काम है। हाँ, ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें भी कौन सा टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल मुझे टेलीस्कोप दे रखा है, मुझसे कहा है ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज टू बी डिजाइन टू हैव ए मैग्नीफाइंग पावर 50। मैग्नीफाइंग पावर कितनी है इसकी, 50। नॉर्मल एडजस्ट, देखो मैंने कहा था जहां भी तुम्हारा नॉर्मल एडजस्टमेंट आए, इसका मतलब समझ जाना कि तुम्हारी जो वस्तु है वो कहां से आ रही है, प्रकार से, इन्फिनिटी से। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है, इफ द ट्यूब लेंथ, यानी कि L की वैल्यू तुमको कितनी दे रखी है बेटा, इस L की वैल्यू 102, फाइंड द पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपी।
ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपी दोनों लेंस की क्या पूछी तुमसे, पावर पूछी। अब तुम सोचना सर सबसे पहले दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 102 सेंटीमीटर, ठीक है। सर जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कितनी दे रखी है 50। कैसा एडजस्टमेंट है देखो, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब एम इन्फिनिटी कितनी दे रखी है 50। सर एम इन्फिनिटी का फार्मूला होता है एफ अपॉन एफ ई बराबर 50। तो देखो एफ ओ किसके बराबर हो गया 50 एफ ई, 50 एफ ई। एल बराबर क्या होता है बेटा एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई। अब देखो अब मैं जानता हूं एफ ओ प्लस एफ ई बराबर है 102। एफ ओ की जगह मैंने क्या रख दिया, एफ ओ की जगह 50 एफ ई प्लस एफ ई बराबर 102। ये हो गया 51 एफ ई। तो एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, ठीक है। अरे 51 करोगे 51 नीचे ले जाओगे तो 102 में से जब 51 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब सोचो बेटा अगर देखो दोनों को मिला के 102 है और एफ ई 2 है तो एफ ओ कितना आया 100, एफ ओ कितना आया 100। ये सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। तुमसे अलग अलग पावर पूछी गई है। पावर का तुम फार्मूला जानते हो 1/, क्या होता है F। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में क्या होता है 100/F, 100/। अगर सर मैं पहले आईपी की देखूं तो 100/FE, FE कितना आया 2, तो उसकी पावर कितनी आ गई बेटा 50। लेकिन क्या डायोप्टर। अब मैं अगर ऑब्जेक्टिव की देखूं तो FO अपॉन FO की वैल्यू कितनी है 100, कितनी है तो कितनी आई 1 डायोप्टर। तो दोनों की जो मुझे पावर्स निकालनी थी और दोनों की अलग अलग पावर आ गई। आईपी की हो गई 50 डायोप्टर और ऑब्जेक्टिव की कितनी हो गई 1 डायोप्टर। दोनों की पावर्स अलग अलग। कल तुम लोगों का वेव स्टार्ट होगी, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स बेसिकली इसकी तरह ऐसी नहीं है, उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है। वो थ्योरेटिकल है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे पूछे जाते हैं उससे। बता लिया। अब दिन सोने वाले आ रहे हैं, है ना, तो ज्यादा सोना मत। और ये फार्मूला जब तक तुम 1-2 बार लिखोगे, जब ये फार्मूला 1-2 बार लिखोगे तब तक होंगे। और जैसे मैंने अभी बताया थे जो तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तुम्हारे इसी प्रकार से पूछे जाएंगे कि तुम्हें दोनों के बीच की दूरी दे रखी होगी और तुमसे FO FE पूछेगा इस प्रकार से, या तुम्हें FO FE दे रखा है तो दोनों के बीच की दूरी पूछ ली, या तुम्हें UE दे रखा है और मतलब फोकस लेंथ दे रखी है, UE दे रखा है तब दोनों के बीच की दूरी पूछ ली, या तुमसे ये पूछेगा कि बताओ किसका मैग्निफिकेशन किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, आईपी की ऑब्जेक्टिव की। तुम्हें अलग अलग प्रकार के
माइक्रोस्कोप दे देगा या टेलीस्कोप दे देगा, उसमें आपको बताना है कि आई पीक की ज़्यादा है कि ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा है, ठीक है। या सिंपल माइक्रोस्कोप में, और जैसे ही समझ जाना, जैसे नॉर्मल एडजस्टमेंट है ना, बच्चे लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट को डी समझते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या समझते हो? डी। लेकिन नॉर्मल एडजस्टमेंट डी नहीं है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है इन्फिनिटी। दूसरी चीज ये सर, अगर कभी भी माइक्रोस्कोप में आएगा, माइक्रोस्कोप में इन्फिनिटी का मतलब ये है कि तुम्हारी इमेज इन्फिनिटी पर बन गई, सही है। और अगर टेलीस्कोप आएगा तो टेलीस्कोप का मतलब है इन्फिनिटी का मतलब कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा तो अलग फार्मूला हो जाएगा, और अगर डिस्टिंक्ट इमेज होगी तब अलग फार्मूला हो जाएगा। दोनों के लिए फिर अलग अलग फार्मूला होता है, ये चीजें। इसकी पीडीएफ भी मैं आज भेज दूंगा। ये फिगर मत बनाना, ठीक है, मतलब कभी एक्यूरेट मत बनाना, वैसे खाली ओरिएंटेशन के हिसाब से अपने बना लेना, लेकिन कभी क्योंकि एक्यूरेट ये बनाओगे तो तुमसे कई बार तो गलत होगी, कई बार सही होगी, एक्यूरेट बिल्कुल बनती नहीं है। ये फिगर अगर एक्यूरेट बनानी है तो तुमको उल्टा चलना पड़ता है। उल्टे का मतलब है कि पहले तुमको ये बनाना पड़ेगा, फिर ये बनाना पड़ेगा, फिर ये बनाना पड़ेगा, उसके बाद में रेज इधर लानी पड़ेगी, फिर ये अपने फिर बाद में ये बनाना पड़ेगा, तब जाके एक्यूरेट बनेगा। और तुम सोचो कि मैं इधर से बनाता जाऊंगा और सीधे एक्यूरेट बन जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि तुम यहाँ पर एक्यूरेट को डिजाइन कर पाओ, एक्यूरेट बना पाओ। यहाँ तो सब हो जाता है खैर एक्यूरेट के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है। तो अब हमारी क्लास कल होगी क्लास, ठीक है, और कल तुम्हारी वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होगी। और वेव ऑप्टिक्स ज़्यादा दिन नहीं, मुश्किल से 2-3 दिन चलेगी। 3 दिन बहुत 3 दिन। एक तो ऊपर से एक ही कोर्स बहुत जल्दी कराना है।